हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको मानव की आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया था और आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ में व्यवसायों का जो स्वरूप निकलकर कैसे आया उसके बारे में हमने हमारे पुराने वीडियो में चर्चा की थी। मानव की आर्थिक क्रियाओं और व्यवसायों का स्वरूप प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक निरंतर बदलता रहा है और इस बदलती हुई प्रवृत्ति के कारण मानवीय व्यवसायों के स्वरूप में भी निरंतर परिवर्तन देखने को मिला है। इस परिवर्तनकारी दशा के आधार पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक की मानवीय आर्थिक क्रियाओं या व्यवसायों के स्वरूप को अलग अलग समय अवधियों में बांटा गया, जिनकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन जो काल था उसको प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। इस प्रागैतिहासिक काल के अंदर मनुष्य जंगलों में निवास करता था, वो आदिम अवस्था में था। हम ऐसा भी कह सकते हैं असभ्य अवस्था में था। इस आदिम अवस्था के दौरान वो अपना भोजन करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से ही जो फल फूल प्राप्त होते थे, कंदमूल फल, उनका अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करता था। इस काल के दौरान मानव की आवश्यकताएं सीमित थी और इस कालावधि में जनसंख्या भी बहुत कम थी। तो ऐसी स्थिति होने के कारण उसमें स्वार्थ अवस्था की जो स्थिति थी उसका नगण्य स्वरूप हमें देखने को मिलता है। धीरे धीरे मानव में विकास होता गया, उसने अपने आदिम स्वरूप को धीरे धीरे छोड़ना प्रारंभ कर दिया। उसने पत्थरों का प्रयोग करना चालू कर दिया, शिकार करने के लिए नुकीले पत्थरों और लकड़ी के डंडों का निर्माण करने लग गया। समय के साथ थोड़ा परिवर्तन फिर आया और उसने शिकार करने के लिए पालतू पशु के रूप में कुत्ते को अपनाया और कुत्ता शिकार की प्रक्रिया के दौरान मानव का सहयोग करने लग गया। धीरे धीरे मानव ने ऐसे सभी जानवरों को पालना या पालतू बनाना चालू कर दिया जिससे उसे अधिकांश उत्पादों की प्राप्ति हो सकती थी। चाहे शिकार की अवधि के दौरान जब उसे पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए सामग्री नहीं मिल पाती थी, तो ऐसी स्थिति में मांस की प्राप्ति के लिए, दूध की प्राप्ति के लिए, चमड़े की प्राप्ति के लिए, हड्डियों की प्राप्ति के लिए और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की प्राप्ति के लिए जो उसकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थी, उसने पशुओं को पालना चालू कर दिया। अपने प्रारंभिक चरण में मनुष्य पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करता था। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में चारे की उपलब्धता और पानी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बच्चों, इसका स्वरूप वर्तमान काल में भी देखने को मिलता है। आप सभी राजस्थान के निवासी हैं और अक्सर ग्रीष्म काल में आपको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। ग्रीष्मकालीन समय अवधि के दौरान हमारे पश्चिमी राजस्थान में चारे की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। तो वहाँ जो पशु चारण का कार्य करते हैं लोग, जिसको विशेष रूप से हम स्थानीय भाषा में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं मारवाड़ी बोलते हैं, मारवाड़ से आने वाले लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा ग्रीष्मकाल के दौरान बहुत सारी भेड़ों के झुंड या बकरियों के झुंड या फिर ऊँटों के झुंड पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस काल के दौरान पूर्वी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक घास की उपलब्धता होती है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में जल भी उपलब्ध होता है। तो ऐसी स्थानांतरण करने की प्रक्रिया देखने को मिलती है। जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है, वापस इन पशुओं को चराने वाले लोगों के झुंड वापस पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान की ओर जाने लग जाते हैं। तो ये आने जाने की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभिक काल से चली आ रही है और उसी काल के पशुओं को एक स्थान से लाने ले जाने के दौरान ही मनुष्य ने क्या किया, अपने अस्थायी निवास बनाना चालू कर दिया, जिसको अपन लोकल भाषा में भी कहें तो तंबू बोलते हैं। तंबू तान के रहना है, तंबू लगा कर रहना। अब ऐसी प्रक्रिया के दौरान जब उसने देखा कि मैं पशुओं को एक स्थान दूसरे स्थान पर ला रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, तंबू लगाकर वो रहने लग गए, तो उसने कुछ ऐसे पौधों को भी देखा जो जीवों के खाने, पक्षियों के खाने के बाद उनसे जो फल प्राप्त होते थे उनके बीजों को यत्र तत्र गिरते हुए देखा। कालांतर में जब बरसात हुई तो उनको अंकुरित होते हुए देखा और अंकुरण के पश्चात जब उन्होंने लंबे समय बाद वापस उस जगह को आकर देखा
तो उन अंकुरित हुए पौधों में उसने फलों को आते हुए देखा, बीजों को आते हुए देखा। तो वहीं से उसके दिमाग में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई कि क्यों नहीं मैं इन बीजों को इकट्ठा या कलेक्ट करना चालू कर दूं, इनको बोना चालू कर दूं। तो वहीं से मानवीय दिमाग में कृषि की प्रक्रिया का सूत्रपात हुआ और उसने ऐसे बीजों को लेकर धीरे धीरे कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी आदिम कालीन कृषि, जिसकी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं, कि स्थानांतरणशील या झूमिंग कृषि के रूप में जानी गई। फसलों और पालतू पशुओं की देखभाल के लिए अब उसने क्या किया, बाड़े बनाना चालू कर दिया। पेड़ों की टहनियों का प्रयोग करके, पत्तियों का प्रयोग करके, जानवरों की खालों का प्रयोग करके उसने खुद के लिए झोपड़ियां और पशुओं की सुरक्षा के लिए बाड़े बनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति ने मनुष्य को कृषि, पशुपालन और आवासों के विकास की दशा की ओर उन्मुख किया। जैसे ही नवपाषाण काल आया, मनुष्य ने अपने आवागमन की गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए पहिए का आविष्कार कर लिया। और पहिए का आविष्कार करने के बाद में मानव का जो आने जाने का जो दूरी थी, उसमें निरंतर वृद्धि हुई, तीव्र वृद्धि हुई। और इस काल तक आते आते मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली। तो नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार के पश्चात मानव की आर्थिक क्रियाओं को एक तीव्र गति प्राप्त हुई थी। ये पूरी प्रक्रिया जो रही बच्चों, ये प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में रही। अब हम चर्चा करते हैं, प्राचीन काल की चर्चा करते हैं। प्राचीन कालीन समय अवधि तक आते आते मनुष्य ने कृषि और पशुपालन जैसी आर्थिक क्रियाओं को करना चालू कर दिया था और उसमें विकास की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ हो गई थी। प्रारंभिक दौर में जो मानव सिर्फ भरण पोषण के लिए कार्य करता था, अब उसकी इच्छा थोड़ी प्रबलवती हो गई और उसने प्राथमिक आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति हो, जो उसको नेसेसरी चीजें चाहिए थी वो आसानी से उपलब्ध होने लगी। ऐसी स्थिति में उसने बचाने की प्रवृत्ति को अंजाम दिया। अब वो खाने के अलावा बचाना भी सीख गया, चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे कंदमूल, फलों या फिर विभिन्न प्रकार के सामग्री जो पहले केवल खाने के लिए उपयोग करता था, अब खाने के साथ साथ में शेष सामग्री के रूप में बचाना भी उसने प्रारंभ कर दिया। और यहीं से अनेक प्रकार की कलाओं का प्रारंभ हुआ। उसने लोहे, तांबे, कांसे जैसे मजबूत धातुओं की खोज की और इन धातुओं की खोज करने के पश्चात उसने उनसे विभिन्न प्रकार के उपयोगी हथियार बनाए और अनेक प्रकार के सामानों का निर्माण किया। कृषि की प्रक्रिया को धीरे धीरे उन्नत करने के लिए उसने हल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। बैलों की मदद से खेती करना सीख गया। बरसात नहीं होने के दौरान भी सिंचाई के माध्यम से फसलों को पानी देना सीख गया। ऐसी स्थिति यदि हम देखें तो हमें लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंश रही है, उनमें देखने को मिलती है। बहुत सारे प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। नगर नियोजन और भवन निर्माण की उत्कृष्ट कला का उदाहरण सभ्यताओं की खुदाइयों में हमें देखने को मिलता है। अफ्रीका में जो मिस्र के पिरामिड मिलते हैं, वहाँ जो तकनीक हमें देखने को मिलती है वो प्राचीन कालीन मानवीय सभ्यता के सूचक के रूप में देखने को मिलता है। ये प्राचीन कालीन जो अवधि रही, इसमें कृषि के साथ साथ मनुष्य ने कुटीर उद्योगों का भी तेजी से विकास किया। अनेक प्रकार के सामानों का निर्माण करने लगा। आवश्यकता अनुसार ऐसे उत्पादित किए गए सामानों का आदान प्रदान करने लगा और यहीं से बच्चों फिर आयात निर्यात की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे आज हम व्यापार के रूप में जानते हैं। इस प्राचीन कालीन समय अवधि के दौरान यूनान और रोमन कालीन जो सभ्यताएं थी, उनमें तीव्र वृद्धि हुई और विकास हुई और वहाँ विकास की प्रवृत्ति के कारण शहरीकरण की प्रक्रिया, या जिसको हम कहते हैं नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी, उसका सूत्रपात हुआ। तो मानव ने अपने प्राचीन कालीन या प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान काल तक आने के दौरान जो अनेक परिवर्तन किए हैं, उनमें कालिक आधार पर विषमताएं देखने को मिलती हैं। तो दो कालों की चर्चा हमने आज के हमारे इस वीडियो में की, प्रागैतिहासिक काल की और प्राचीन काल की। नेक्स्ट जो काल है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।